हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो चलो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे सीधा एनटीए का नाम लेकर के। बाद में कि अपने जो पुराने बंदे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसको तो पता है कि इस चैनल पे कैसे एनसीईआरटी की सर्जरी होती है। और बाद में कि जो भी नया बंदा यहाँ पे जुड़ रहा है अपने चैनल से, क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर एक भी पॉइंट तुमको एनसीईआरटी में समझ में नहीं आया ना, तो काहे के एनसीईआरटी सर्जन पे अपना चैनल का नाम चेंज कर दूंगा मैं। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो आज का टॉपिक है तुम्हारा किंगडम प्लांटिंग। देखो जितने भी प्लांट किंगडम है ना, पहले ही बताया था कि जो हमारा जो व्हिटेकर दिया था 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके हिसाब से उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई हो गया तुम्हारा, उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया था। ठीक है, तो अभी हम प्लांटी मतलब किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था कि जो किंगडम प्लांटी होंगे वो कैसा होगा तुम्हारा, मल्टी सेलुलर होगा। और ऑब्वियस ये है कि एक ही जो किंगडम है हमारा, जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें मोनेरा जो है सिर्फ वो कैसा है तुम्हारा, प्रोकैरियोटिक है। बाद बाकी जितने भी ये सारे के सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो जितने भी मल्टी सेलुलर प्लांट्स है उसको कहाँ पे प्लेस किया हमने, किंगडम प्लांटी में। और तुम्हें पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि तो जो तुम्हारा जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। ठीक है, तो जो किंगडम प्लांटी है ना, उसको हम 5 ग्रुप में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो उसमें पहला ग्रुप हो गया तुम्हारा कौन सा, एल्गी। दूसरा हो गया तुम्हारा ब्रायोफाइटा। तीसरा हो गया तुम्हारा टेरिडोफाइटा। चौथा हो गया तुम्हारा जिम्नोस्पर्म। और पांचवा हो गया तुम्हारा एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसका एक चार्ट भी बना के दूंगा कि इन पांचों के पांचों में क्या डिफरेंस है। देखो ये सारे पढ़ने से पहले ना हमें एक और बकैती करनी पड़ेगी पहले भी हमने क्लासिफिकेशन किया था और अभी भी हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ना वो हम एंजियोस्पर्म के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं यार, बकैती तो करते ही हैं ये सारे, एक ही जगह पे क्यों नहीं पढ़ा देते पता नहीं। चलो ठीक है, देख लेते हैं ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगर विद इन द एंजियोस्पर्म देखो तो देखो मैंने तुमको बताया था ना, पेन करके बताया था कि ट्रिक होता है PAN। पहले सबसे पहले आया था प्रैक्टिकल, उसके बाद आया था आर्टिफिशियल, उसके बाद आया था नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो पहले के लोग थे, पता नहीं वो कौन सा नशा करके बैठा हुआ था, कुछ भी बोलता था। ठीक है, अब जो है हमारा वो क्या है तुम्हारा, सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में देखो सबसे पहली बात, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है तुम्हारा अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब जो जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में जो हम कर रहे हैं तुम्हारा, वो क्लासिफिकेशन का जो यूज कर रहे हैं, वो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है तुम्हारा, एंजियोस्पर्म के लिए कौन सा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या करते हैं ना हम, ओनली ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाद बाकी हम जो तुम्हारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसका यूज़ नहीं करते हैं इसमें, मतलब क्लासीफाई करने के लिए इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करते, ओनली मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, जो आउटर स्ट्रक्चर होता है जो तुम्हें अपनी आंखों से दिखता है, जो तुम्हारा आउटर स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उसी को बोलते हैं। तो बाहर से हमें क्या देख सकता है, मान लो कि कोई प्लांट है। ठीक है, मान लो सपोज दैट ये प्लांट है। ठीक है, तो ये किस हैबिटेट में रह रहा है, मतलब किस टाइप के हैबिटेट में रह रहा है, या पानी में रह रहा है, लैंड पे रह रहा है, या मतलब दलदल वाला एरिया में रह रहा है, किस टाइप के एरिया में रह रहा है, तो उसका क्या हो गया तुम्हारा, वो हैबिटेट हो गया। ठीक है, और उस प्लांट का कलर कैसा है तो उस पर भी डिपेंड करेगा, उसका कलर कैसा है और उसके पत्तों का कलर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है, तो वो सब सारे जो होते हैं हमें बाहर से ही दिख जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, और उसमें पत्तों का नंबर कैसा है, शेप ऑफ लीफ क्या है, ये सब जो है नॉर्मल सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बेसिस पे जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, वो दिया गया था। ठीक है, जो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, दे वेयर बेस्ड, ठीक है, मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। देखो दो कैरेक्टर होते हैं तुम्हारा, कौन कौन सा, एक वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है। तुमने पता ही होगा तुम्हारा, एक वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, दूसरा कौन सा होता है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है ना वो चेंज नहीं होता। ठीक है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर चेंज नहीं होता, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर को अगर तुम इन्वायरमेंट में, जैसे कि मान लो कि एक कोई भी प्लांट है उसको इंडिया में ग्रो कराओ, और उसी प्लांट को अगर तुम किसी और इन्वायरमेंट में ग्रो कराओ, मान लो कि कहीं मतलब साउथ अफ्रीका या कहीं और भी कोई और कंट्री, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ग्रो कराओ, तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा जो उसका जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, जैसे उसका हैबिटेट चेंज हो गया, पहली बात तो वेजिटेटिव कैरेक्टर है ये भी, उसका कलर चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ लीफ, शेप वगैरह ये सब चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है ना तुम्हारा, इन्वायरमेंट चेंज करने की वजह से वो चेंज हो सकता है। ठीक है, और ये हो गया वेजिटेटिव। मेनली किस पे बेस्ड होता है तुम्हारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, मेनली बेस्ड होता है, ये पूछेगा मेनली किस पे बेस्ड होता है, वो मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। और इस पे भी बेस्ड हो सकता है तुम्हारा एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे। और जो एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर यूज करके जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन किया था, वो किया था अपना लिनियस भैया ने। लिनियस का तो नाम सुना ही होगा, कैरोलस लिनियस।
ठीक है। तो इन्होंने किया था। अगर पूछे कि तुम्हारा जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने दिया था वो कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया था, गैनोसियम, एंड्रोसियम, लीप का शेप वगैरह वगैरह, तो वो क्या बोलोगे तुम, एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर का यूज किया था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना हमेशा। देखो पहली बात तो मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ, जो तुम गलती करने वाले हो ना वो मैं ऑलरेडी गलती करके बैठ के 360 में 360 बायो में स्कोर कर लिया हूँ नीट में, ठीक है। तो जो भी मैंने गलती करी ना, तुम मेरी गलती से सीखो ताकि तुम खुद जा करके एग्जाम में गलतियाँ ना करो, ठीक है। तो मेरी गलतियों से सीखो। और जो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, एक बार बोलो, तुम कहीं भी पढ़ो, जहाँ पे भी पढ़ना है तुम वहाँ पे पढ़ो, लेकिन पक्का एक बार मेरी वीडियो ज़रूर देखो, ज़रूर। मतलब ये मस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो बहुत सारे टीचर होंगे जो मैं मानता हूँ, मैं खुद को तो टीचर मानता ही नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो वेल एक्सपीरियंस्ड है और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बच्चे कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। वो तो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाता। वो ये जो तुम्हारा नीट 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी मैंने पेपर सॉल्व किया था, उसमें भी मेरे 355 मार्क्स आया था। मैंने वो गलती से एक क्वेश्चन गलत कर दिया था, ठीक है, तो 355 मार्क्स यहाँ पे भी आया था। तो मैं एनालाइज करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं, और मैंने खुद ही करे हैं गलतियाँ, तो मैं बेटर बता सकता हूँ तुमको कि कहाँ पे तुम्हारी गलतियाँ हो सकती है। तो ये वाली बात तुम याद रखना कि जो लीनियस ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिया था, एंड्रोसियम को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये जो क्लासिफिकेशन था ना, इसमें एक बड़ी गलती थी। कौन सी गलती थी? ये क्या करता था ना, तुम्हारा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को ना ये तुम्हारा क्या करता था, सेपरेट कर देता था, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को ही सेपरेट कर देता था। भाई ये तो गलत है। मान लो कि दो स्पीसीज़ क्लोजली रिलेटेड, A एंड B स्पीसीज़ जो है क्लोजली रिलेटेड है, मतलब इन दोनों में अपना संबंध है, लेकिन इसी को अगर ये सेपरेट कर देगा, सेपरेट क्यों कर सकता है? मान लो कि अगर नॉर्मल लाइफ में देखो ना, जो बंदा मान लो कि A और B दो दोस्त हैं, ठीक है, अच्छी बनती है इनकी, और एक तीसरा बंदा C आया, ठीक है, इसको A और B के बॉन्डिंग के बारे में पूरी तरह से नहीं पता है, इसको थोड़ा थोड़ा पता है, तो ये क्या करेगा, इसका बात सुनेगा और ये थोड़ा बहुत इसका बात सुनेगा, देखेगा कि अरे आधा सीधा बात, वो बोलते हैं ना आधा सीधा ज्ञान जो होता है ना, तुम्हारा कम नॉलेज जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए इसमें भी देखो ये कम नॉलेज ही है क्योंकि ये फ्यू कैरेक्टर पे ही बेस्ड है। तो वो क्या हो सकता है कि मतलब फ्यू कैरेक्टर पे ही ये बेस्ड है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि तुम्हारा ये जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होता है ना, उसमें भी फूट डाल देता है, उसको भी क्या कर देता है, भाई को भाभी से जुदा कर देता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस है, आधा सीधा नॉलेज है तो फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस है, इसलिए तुम्हारा जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होता है उसको भी ये तुम्हारा हटा देता है, मतलब उसको भी सेपरेट कर देता है अगर इसके हिसाब से चलो, तो ये तो गलत बात है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, द आर्टिफिशियल सिस्टम जो है ना, ये इसकी एक और बड़ी डिमेरिट क्या है कि तुम्हारा ये इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, तुम्हारा इक्वल वेटेज देता है या इंपॉर्टेंस देता है तुम्हारा वेजिटेटिव कैरेक्टर को और सेक्सुअल कैरेक्टर को। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। देखो एक बात बताओ, मैंने पहले ही बताया, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है वो इन्वायरमेंट चेंज करने की वजह से उसमें चेंज आ सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर ईजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। मान लो कि इन्वायरमेंट चेंज करोगे तो उसका जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है ना वो चेंज हो सकता है, ठीक है। मैं तुमको फालतू का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं तुमको एनसीईआरटी का ही एग्जांपल दूंगा ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक हेट्रोफिली का एग्जांपल है, तुम अगर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना, उसमें लास्ट वाला जो चैप्टर है तुम्हारा हार्मोन वाला, उसमें पढ़ोगे तुम्हारा, ठीक है। तो देखो ये जो है तुम्हारा बी वाला एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे इस फोटो में देखो बी वाला एग्जाम्पल, देखो बटर कप के बारे में हम देख रहे हैं। देखो इसका अगर हैबिटेट कैसा होगा, अगर टेरेस्टेरियल होगा, मतलब ये अगर लैंड पे ग्रो करेगा ना तो इसके पत्ते का शेप इस टाइप से होगा, ठीक है। अगर यही इसका हैबिटेट चेंज करके तुम कहाँ पे डाल दो, वाटर में डाल दो, तो इसका पत्ते का शेप ऐसा हो जाएगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि पानी का जो बहाव होता है ना, उसका जो करंट होता है, उसके वजह से इसके पत्ते मतलब उसको रोक ना पाए, इसके वजह से क्या होता है ना, ये अपने पत्ते को चेंज कर देता है। तो ये जो पत्ते का शेप मैंने बताया ना, पत्ते, लीव्स वगैरह, नंबर ऑफ लीव्स और उसका शेप वगैरह क्या है, वो तुम्हारा वेजिटेटिव कैरेक्टर है, ठीक है। तो देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर अगर हैबिटेट चेंज किए, मतलब इन्वायरमेंट चेंज किए, पहले इन्वायरमेंट कौन सा था, लैंड वाला इन्वायरमेंट था, बाद में कौन सा वाला इन्वायरमेंट हो गया, वाटर वाला इन्वायरमेंट हो गया। तो इन्वायरमेंट चेंज होने से क्या हो गया तुम्हारा, देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज हो गया ना। तो ये समझ गए? नहीं समझ गए? नहीं समझे? नहीं। अरे समझ गए होगे, मजाक क्यों कर रहे हो, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, तो ये हो गया तुम्हारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। मैंने तुमको कौन सा दिया था, तुम्हारा एक पेन, दैट इज प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड तीसरा है तुम्हारा नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये मोस्ट एडवांस है जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है तुम्हारा, ये जो है तुम्हारा, इसमें इन्होंने जो पहली वाली दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने जो गलतियाँ करी थी ना,
उसको इसने दूर करने की कोशिश करी। तो देखो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है ना, नेचुरल एफिनिटी पे बेस्ड है तुम्हारा। एफिनिटीज मतलब होता है लव। नेचुरल लव जो है मतलब दो, मान लो कि ए और बी है, इन दोनों के बीच में अगर कुछ संबंध है ना तो उसको ये कंसीडर करता है। तो उस पर बेस्ड है कि मतलब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, कितना संबंध है, उसके ऊपर में बेस्ड है तुम्हारा। तो ये बेस्ड है तुम्हारा नेचुरल एफिनिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ए ऑर्गेनिज्म, बी ऑर्गेनिज्म, और उसी को, और ये कंसीडर करता है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कंसीडर करता है तुम्हारा बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर दोनों को। तो देखो एक्सटर्नल फीचर क्या हो गया तुम्हारा, शेप कैसा होगा फ्लावर, या सॉरी शेप कैसा होगा लीव्स का, उसका पौधे का शेप कैसा होगा, उस टाइप से। मान लो कि प्लांट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका शेप वेप कैसा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स कैसा होगा, ये सारे जो मैंने बताया था वेजिटेटिव कैरेक्टर में सारे एक्सटर्नल वाले आ जाएंगे। अगर इंटरनल की बात करें तो इंटरनल फीचर में क्या क्या आ जाएगा, जैसे इंटरनल फीचर में मान लो कि हम इंटरनल फीचर में एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी पता है ना, एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है तुम्हारा, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है जायगोट से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं तुम्हारा इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। जैसे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आगे तुम पढ़ोगे भी, मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी में ही क्या आ जाता है एनाटॉमी में अगर देखोगे जैसे कि रूट का तुम देखते हो ना अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसको काट करके टीएस देखते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर। और तीसरा आ गया तुम्हारा फाइटो केमिस्ट्री, ठीक है, फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब क्या, फाइटो मतलब हो गया प्लांट, केमिस्ट्री का मतलब उसका केमिस्ट्री, मतलब उसके अंदर कौन कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। तो वो सारे चीज़ को ये कंसीडर करता है, कौन सा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो गया तुम्हारा, तो देखो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में तो पता चल गया, शेप हो गया, नंबर ऑफ लीव्स वगैरह सारी चीज़ हो जाएंगी इसमें। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा तुम्हारा, एम्ब्रियोलॉजी हो जाएगा, एनाटॉमी, उसके एनाटॉमी को हम देखेंगे तुम्हारा इंटरनल स्ट्रक्चर में। ऑब्वियस सी बात है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज नॉन एज एनाटॉमी, ठीक है। उसके बाद हो गया तुम्हारा, और इंटरनल स्ट्रक्चर में ही हम क्या देखते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, फाइटोकेमिस्ट्री। तो फाइटोकेमिस्ट्री मतलब जो प्लांट की जो केमिस्ट्री होती है उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। कौन सी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, नेचुरल। ये सारे पॉइंट को याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आराम से तुम मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। और इसी टाइप का क्लासिफिकेशन दिया गया था तुम्हारा फ्लावरिंग प्लांट के लिए। इसी टाइप का क्लासिफिकेशन जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसी टाइप का क्लासिफिकेशन दिया गया था किसके द्वारा, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन वूकर के द्वारा दिया गया था। किसके लिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट में कौन सा आता है तुम्हारा, कौन सा, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये सबसे एडवांस है क्योंकि इसमें हम फाइलोजेनी पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये सबसे एडवांस है, उससे भी पीछे वाले से भी एडवांस है। और इस पे हम, इसमें क्या चीज़ पे फोकस करते हैं तुम्हारा, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो उसका कैसे कैसे रिलेशन था उस पर हम बेस करते हैं। अभी मैं बताता हूँ थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था, ये याद रखना, बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियस सी बात है। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसिस्टर। जैसे ये वाली पॉइंट को समझने के लिए मैंने एक फिगर ऐड करा है। देखो मान लो कि ये वर्टिब्रेटा है, ठीक है। अब तुम्हें पता होगा कि वर्टिब्रेटा में तुम्हारा टेट्रापोडा में रेप्टिलिया ये सारे आ जाते हैं, एविज वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो वर्टिब्रेटा से ही ये सारे डेवलप हुए ना। वर्टिब्रेटा में जैसे मान लो कि फिश ले लो एग्जांपल के लिए, तो वर्टिब्रेटा से ही तुम्हारा टेट्रापोडा डेवलप हुआ। टेट्रापोडा में ही तुम्हारा फिर से एमनियोटा आ जाता है। एमनियोटा में क्या होता है तुम्हारा, एमनियन कैविटी होता है एक तुम्हारा, ठीक है। एमनियोटा आ गया तुम्हारा, उसके बाद रेप्टिलिया आ गया, ये सारा डायनासोर्स आ गया और एविज आ गया। तो इस सब का जो डेवलपमेंट हुआ है तुम्हारा वर्टिब्रेटा से ही हुआ है। तो इन सब का एंसिस्टर कौन है, एंसिस्टर तो सेम है। ये सारे टेक्सा हो गए। टेक्सा का मतलब होता है तुम्हारा किसी चीज़ का नाम ले लो, जैसे कि वीट ले लो तो ये टेक्सा हो गया। एनिमल ले लो, टेक्सा हो गया। होमोसेपियंस ले लो, किसी का भी नाम ले लो, क्या हो जाएगा, टेक्सा होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सा, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम पढ़े होंगे, मतलब पहला चैप्टर जो है तुम्हारा 11 के बायो का, ठीक है। तो देखो वर्टिब्रेटा जो है तुम्हारा, वर्टिब्रेटा में ये सारे टेक्सा आ जाएंगे। सारे टेक्सा कहाँ से डेवलप हुआ है, वर्टिब्रेटा से। और ये सारे टेक्सा का जो एंसिस्टर है, मतलब जो उसका परदादा दादा जो भी बोल लो, वो क्या है, वर्टिब्रेटा है। ये सारे टेक्सा का जो एंसिस्टर है वो क्या है तुम्हारा, वर्टिब्रेटा है। तो देखो दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव द कॉमन एंसिस्टर। मान लो अब फिश है, फिश मान लो, एंजल फिश नहीं, इसमें फिश मान लो, फिश में जितने भी वैराइटीज़ होंगे फिश के, वो सबका जो एंसिस्टर होगा वो कौन होगा, वर्टिब्रेटा। तो इस टाइप से जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था, तो वो बेस्ड है तुम्हारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में, मतलब इवोल्यूशन के हिसाब से कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ उसके बेसिस पे ये बेस्ड है। समझ गए होंगे, हाँ, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा।
तो देखो जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए कि कैसे कौन आया, उसके लिए ना हम अदर सोर्स का भी हेल्प लेते हैं। अदर सोर्स का क्या क्या चीज़ का हेल्प लेते हैं अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अदर सोर्स का भी हेल्प लेते हैं उसको समझने के लिए। जैसे कि मान लो कि हमें कैसे पता चला कि तुम्हारा जो मंकी है उससे ह्यूमन डेवलप हुआ, ठीक है, मंकी ही ह्यूमन में डेवलप हुआ, ठीक है। तो हमें ये कैसे पता चला? तो इसको समझने के लिए हम और भी चीज़ों का मतलब इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो वी नो यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्स टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टी इन द क्लासिफिकेशन। मतलब जो भी अगर मान लो कि क्लासिफिकेशन में कोई भी डिफिकल्टीज होता है तो हम अदर सोर्स का भी हेल्प लेते हैं ताकि ये क्लासिफिकेशन हम सही से कर पाएँ। अगर सही से क्लासिफिकेशन कर पाएंगे तो सही से उसका स्टडी कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये जो अगर हमें दूसरे सोर्स का इन्फॉर्मेशन लेना पड़ रहा है, मतलब ये कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, देखो जब हमारे पास ना कोई सपोर्टिंग फॉसिल का एविडेंस ना हो। देखो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो हम इस्टेब्लिश करते हैं, मान लो कि ये वाला फिगर देखो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो हम इस्टेब्लिश करते हैं वो किस पे करते हैं? फॉसिल जो हमें मिलता है, फॉसिल जो हमें मिलता है, अब तुम लोग कमेंट करके बताओगे कि जो हमें फॉसिल मिलता है वो कौन से रॉक में मिलता है, रॉक का नाम क्या है, ठीक है, ये कमेंट करके बताना, ठीक है। तो फॉसिल की स्टडी करने से हमें पता चलता है कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो अगर हमें मान लो कि फॉसिल का एविडेंस नहीं मिला, तब हम और अदर सोर्स का यूज करते हैं ताकि उसका वेल एस्टेब्लिश हम क्लासिफिकेशन कर सके, अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन कर सके। तो अदर सोर्स में हम क्या क्या चीज़ का हेल्प यूज करते हैं? देखो अदर सोर्स में सबसे पहला यूज करते हैं तुम्हारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का यूज करते हैं अदर सोर्सेज में। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हो गया तुम्हारा, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का यूज करते हैं। और न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होता है कैरीड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम कंप्यूटर का यूज करते हैं और उसका मतलब कंप्यूटर का यूज करके ये टेक्सोनॉमी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होता है ये बेस्ड होता है ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मतलब जितना तुम कैरेक्टर उसको ऑब्जर्व कर सकते हो वो सारे पे बेस्ड होता है, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी होता है सब पे बेस्ड होता है तुम्हारा। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होता है ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे बेस्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे हम कंप्यूटर का यूज़ करके करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो कि कोई जैसे मान लो कि ये सारे टेक्सा है, टेक्सा A B C D E, ठीक है। इसमें हम मान लो कि कोई कैरेक्टर है, मान लो सबसे पहले इधर देखो, मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा। जैसे मान लो कि प्लांट A है, प्लांट B है, ठीक है। इसमें मान लो कि इसके स्टेम ऐसा है, इसके भी स्टेम ऐसे हैं, इसके लीव्स कितने हैं, मान लो कि एक में लीव्स हैं 5, यहाँ पे 5 लीव्स है, और इसमें मान लो कि 4 लीव्स है, ठीक है। लीप का शेप जैसा है, इसमें भी मान लो सेम शेप है, तो इस लीप के शेप को हमने एक नंबर असाइन कर दिया, इसके लीप शेप को भी हमने एक नंबर असाइन कर दिया। ये दोनों मैच कर रहा है तो हमने सेम नंबर दे दिया इसको। और यहाँ पे 5 लीप था और यहाँ पे 4 लीप था, तो इसको हमने सेम नंबर नहीं दिया, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये निगेटिव में आ जाएंगे, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि ये टेक्सा है, टेक्सा ए, मान लो कोई स्पीसीज ए है, सिंपल मान लो कि कोई स्पीसीज ए है, हमें उसको बी से मिलाना है कि भैया कितना मिलता है, उसको सी से मिलाना है कि कितना वो मैच करता है, ताकि हम उसको क्लासीफाई कर पाए कि कौन किससे डेवलप हुआ है। अगर ज़्यादा मैच करेगा तो हमें ये पता चल जाएगा, मान लो कि उसमें बहुत सारे नंबर मैच कर रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ लगता है कि इसका जो एंसेस्टर है वो सेम है, ताकि क्योंकि उसका सारे के सारे जो करेक्टर है वो मैच कर रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे टेक्सा कितने हैं तुम्हारा, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, 2 ही का बात करते हैं हम, ठीक है। तो उसमें हमने कोई बहुत सारे कैरेक्टर ले लिया, मान लो कि लीप का शेप ले लिया और लीप का नंबर ले लिया, लीप का ओरिएंटेशन ले लिया, और बाद बाकी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, फ्लावर का कैरेक्टर ले लिया, सारी चीज़ ले लिया। तो उस कैरेक्टर में मान लो कि लीप के शेप को 1 नंबर दे दिया, और लीप के नंबर को 2 नंबर दे दिया, और लीप का जो ओरिएंटेशन है उसका 3 नंबर दे दिया। इस टाइप से हमने नंबर असाइन कर दिया सबको। तो अब देख लिए नंबर तो असाइन कर दिया सबको, लीप के शेप को 1 नंबर दे दिया, इस टाइप से कर दिया नंबर असाइन। मान लो कि हम इस दोनों को 2 टेक्सा, मान लो कि टेक्सा ए और टेक्सा बी को हम कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब कौन सा ज़्यादा मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसका लीप शेप और इसका लीप शेप सेम है, ठीक है। इसका लीप का नंबर और इसका लीप का नंबर सेम है, तो हमने पॉजिटिव यूज़ करा। इसके लीप का ओरिएंटेशन और इसके लीप का ओरिएंटेशन सेम है, तो हमने पॉजिटिव यूज़ करा। और फिर मान लेते हैं कि ये चौथा नंबर को क्या बोलोगे, मान लो कि एंड्रोशियम का नंबर मान लो, ठीक है, एंड्रोशियम का नंबर। तो देखो इसका एंड्रोशियम का नंबर तो मैच कर रहा है मतलब चौथे से, और इसका एंड्रोशियम का नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसके लिए क्या चीज़ का यूज़ करें, नेगेटिव का। तो ये सारे डाटा को हम ले लेते हैं, ये सारे डाटा हम यूज़ कर लेते हैं और इसको हम कंप्यूटर में डालते हैं, तब पता चल जाता है कि मतलब कौन पहले आया, उससे कौन डेवलप हुआ। मतलब मान लो कि इसका कैरेक्टर 99% मैच कर रहा है, ठीक है, और इसका कैरेक्टर 90% मैच कर रहा है,
और नीचे वाले का करेक्टर मान लो कि सी वाले का करेक्टर 80% मैच कर रहा है, तो हमें इतना पता चल जाएगा कि 99% वाला पहले आया था, उसके बाद 90% वाला आया था, उसके बाद 80% वाला आया था, और ये सारे के सारे इतने करेक्टर मैच कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे सेम, इसका एंसेस्टर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, समझ गए। तो इसलिए हम सारे नंबर ले लेते हैं और वो सारे नंबर को हम किस में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं और सारे के सारे वो डाटा कैलकुलेट करके हमें दे देता है। उस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। मुझे लगता है कि ये समझ गए होंगे, कोई नहीं बताएगा ऐसा, तो इसलिए ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत हेल्प होगा लिटरली। मैं देखो अभी सेकेंड ईयर में हूँ, अभी मैं क्लिनिकल भी जाता हूँ, तो मुझे पता है कि नीट के स्टूडेंट की जो होता है लाइफ होता है ना, बहुत डिप्रेशन में चलता है। तो मैं क्या करूँगा ना, तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए ना छोटा छोटा शॉर्ट बना के डालता रहूँगा। हम अपने कॉलेज का, मैं अपने कॉलेज का डालूंगा, मैं अपने हॉस्पिटल का डालूंगा, पेशेंट का डालूंगा, ताकि तुम लोग ना मतलब वो सब देख कर मोटिवेट रहो, ताकि पढ़ने में तुमको और मज़ा आए, तो तुम लोग ना दूसरे से बेटर कर पाओगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये समझ गया, ये किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करके करते हैं, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, नंबर एंड कोड असाइन करते हैं, तुम्हारा नंबर एंड कोड असाइन करते हैं सारे कैरेक्टर को, और डाटा को प्रोसीड करते हैं हम कंप्यूटर की हेल्प से। तो इसमें क्या हो गया, हमने सारे, मैंने देखो इसमें इच कैरेक्टर लिया, सारे कैरेक्टर, नंबर, लीप, शेप, इंटरनल स्ट्रक्चर, बाहर का स्ट्रक्चर, जो जितना भी हो सकता है सारे का लिया, मतलब ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लिया। तो और सारे कैरेक्टर को हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। हमने ये नहीं बोला कि देखो शेप ऑफ लीप मैच करेगा तो इसको मतलब 80% मान लो, इसको ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस देंगे। नंबर ऑफ लीप अगर मैच कर रहा है तो इसको हम कम इंपॉर्टेंस देंगे, ऐसा नहीं बोला हमने। बोला कि जितना भी मैच करेगा उसको हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। मान लो कि शेप ऑफ लीप, मान लेते हैं कि अगर एक बार मैच करने से, एक करेक्टर मैच करने से मान लो कि हम उसको 10 मार्क्स देते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स देते हैं, तो दूसरे करेक्टर मैच करने से भी हम उसको सेम ही मार्क्स देंगे, 10 मार्क्स ही देंगे। ठीक है, तीसरे करेक्टर मैच करने से भी उसको हम 10 मार्क्स ही देंगे। तो अब तुम, मुझे लगता है कि तुमको समझ गए होंगे तुम लोग। ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, तो मतलब इसमें इच करेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर, ये देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर कैन बी कंसीडर्ड। मतलब क्या है कि मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस सब सारे करेक्टर को देंगे, और सेम टाइम में हमने हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर को कंसीडर कर लिया। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो कितने करेक्टर, 10 करेक्टर कर लिया, और भी करेक्टर हो सकता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर 12-13, इस टाइप से बहुत सारे करेक्टर को हम ऑब्जर्व करके कंप्यूटर से ही करने हैं तो कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अदर्स में क्या मैंने बोला था ना कि अगर हमें फॉसिल नहीं मिला, फॉसिल का एविडेंस, तो हम अदर मतलब आइडिया का यूज करके उसको हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, साइटोटेक्सोनॉमी हो गया, मतलब दूसरा। तो ये दूसरा जो अदर कैरेक्टर हो गया जिसमें यूज करके हम मतलब उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, वो हो गया तुम्हारा साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो मतलब क्या हो गया, सेल। तो इसमें क्या करते हैं, सेल का जो इन्फॉर्मेशन होता है, सेल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन, तुम ही बताओ सेल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होता है। उसके अंदर क्या हो सकता है, क्रोमोसोम का नंबर, कि मतलब दोनों का क्रोमोसोम नंबर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो कि दो चीज़ें, 2 स्पीसीज है, ए और बी। मान लेते हैं कि उसका एक का क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर है, दूसरे का भी 23 पेयर है, तो तुम तुरंत से बोल दोगे कि ह्यूमन है ये। ठीक है, उस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है, तो ये तीनों कैरेक्टर का यूज़ करते हैं हम साइटोटेक्सोनॉमी में। ठीक है, और नेक्स्ट अदर्स में यूज करते हैं तुम्हारा कीमोटेक्सोनॉमी। अगर हमारे पास फॉसिल एविडेंस नहीं है तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का यूज़ कर सकते हैं, साइटोटेक्सोनॉमी का यूज़ कर सकते हैं, कीमोटेक्सोनॉमी का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि कौन किसका बाप है। ठीक है, किसको पहले रखेंगे, किसको बाद में रखेंगे, तो इस टाइप से समझ गए सिंपल लैंग्वेज में। तो कीमोटेक्सोनॉमी, इसमें क्या करते हैं हम, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है तुम्हारा प्लांट का, ऑफ द प्लांट, टू रिजॉल्व द कन्फ्यूजन, इसमें हम यूज करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। मान लो कि 2 प्लांट सेल है, हमको पता करना है कि एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, इन दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसके अंदर का केमिकल और इसके अंदर का केमिकल को हम निकाल करके चेक करेंगे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैक्सिमम मैच करेगा तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये दोनों मैच कर रहा है, मतलब सेम है। ठीक है, तो इस टाइप से हम सारे करते हैं। मुझे नहीं लगता लिटरली मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को 1% भी कन्फ्यूजन रहा होगा। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रहा है तो पक्का कमेंट करो। अगर मैंने कुछ गलत बताया तब भी कमेंट करो, देखो मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। अगर मैंने कोई भी गलत बताया तब भी कमेंट करो। अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तब भी कमेंट करो यार, तब मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में, तब मैं और पढ़ाने की कोशिश करूँगा। देखो मुझे खुद ही बहुत पढ़ना पड़ता है, तुम्हें पता ही है MBBS में कितना पढ़ना पड़ता है, तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है खुद ही, फिर भी मैं तुम लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ। तो सर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।